जीएसटीआर 3बी के अंदर फाइल करते समय हम दो टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं, एक तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की, दूसरी इनवर्ड सप्लाई की। आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन हम देते हैं 3.1 के अंदर, और इनवर्ड सप्लाई जो कि एलिजिबल आईटीसी होती है उसको इंफॉर्मेशन देते हैं हम टेबल 4 के अंदर। फ्रेंड्स, अगर इन दोनों में डिफरेंस है, आउटवर्ड सप्लाई का डिफरेंस जीएसटीआर 1 से चेक किया जाएगा और एलिजिबल आईटीसी का डिफरेंस जीएसटीआर 2बी से चेक किया जाएगा। इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो आपके पास में आएगा नोटिस। उस नोटिस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं, उससे पहले आपको देखना है जीएसटी का रूल 59। 59 क्या बोलता है कि फॉर्म और मैनर्स जिसमें जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई को दिया जाएगा, उसके कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, जिसके अंदर सब रूल 6 बोलता है कि आप सब्सिक्वेंट मंथ के जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। किस केसेस में? पहला केस यह है कि अगर आपने प्रीवियस मंथ का अपना जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं किया है, अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरा केस कैसा है कि अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर का अगर आपने जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं किया है तो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्लोज डी की। क्लोज डी क्या बोलता है कि अगर आपने जीएसटीआर 3बी के टाइम पर जीएसटीआर 1 से कुछ मिसमैच कर दिया है, सो आपको एक नोटिस आएगा। उस नोटिस का रिप्लाई अगर आपने नहीं किया तो आप सब्सिक्वेंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ये है आउटवर्ड सप्लाई का कंपैरिजन जीएसटीआर 3बी से। फिर एक और है क्लोज ई, जिसमें वो बताता है कि अगर आपकी जीएसटीआर 3बी के अंदर आईटीसी की इंफॉर्मेशन आपकी जीएसटीआर 2बी से मिसमैच करती है तो आपको एक नोटिस आएगा। उस नोटिस का अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपका जीएसटीआर 1 सब्सिक्वेंट पीरियड का ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ क्लोज एफ है, जिसके अंदर बोलते हैं कि अगर आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में तो आपको सब्सिक्वेंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा, जिसको रूल 10A में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रूल 10A को देख लेते हैं। रूल 10A क्या बोलता है कि अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं और डेट ऑफ ग्रांट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसके 30 दिन के अंदर अंदर, या आपकी जीएसटीआर 1 पहले फाइल करने का टाइम आ गया है, तो उससे पहले आपको जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर आपकी बैंक डिटेल्स फर्निश करनी होगी। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे मिसमैचेस के ऊपर। फ्रेंड्स, हमने देखा कि जीएसटीआर 3बी फाइल करते हैं तो दो टाइप का कंपैरिजन होता है। अगर उसमें कुछ मिसमैच हुआ तो हमको नोटिस आएगा। ये नोटिस कौन से रूल से गवर्न होता है उसकी बात करते हैं। एक होता है रूल 88C। रूल 88C का ट्रिगर पॉइंट है कि जीएसटीआर 1 में टैक्स पेबल था मोर देन जीएसटीआर 3बी से। रूल 88D गवर्न होता है जब जीएसटीआर 3बी में आईटीसी मोर है इन कंपैरिजन टू जीएसटीआर 3बी, सॉरी जीएसटीआर 2बी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमको ये बताया गया है कि अमाउंट एक्सीड हो रहा है, लेकिन क्या उसकी कोई वैल्यू टर्म्स में या परसेंटेज टर्म्स में कुछ अमाउंट बताया गया है? ये अभी तक अवेलेबल नहीं है। जो काउंसिल की रिकमेंडेशन थी उसके अंदर ये बोला गया है कि 25 लाख रुपीज़ या 20% अगर डिफरेंसेस होता है, सो इस तरीके के नोटिसेस आपको आ सकते हैं। अगर रूल 88C जहां पर कि टैक्स पेबल ज़्यादा है जीएसटीआर 1 के अंदर कंपैरिजन टू जीएसटीआर 3बी, उसका नोटिस आएगा आपको DRC 01B। अगर वहीं 3बी में आईटीसी आपने ज़्यादा ले रखा है कंपेयर टू जीएसटीआर 2बी, उसका नोटिस आएगा आपको DRC 01C। ये नोटिस कहाँ पर आएंगे? ये आपकी ईमेल या जीएसटी पोर्टल पर आएंगे, दोनों ही केसेस में। अब इस ये नोटिस आने के बाद में दो ऑप्शन है कि पहले तो आप इसको एग्री कर लीजिए। अगर आप एग्री करते हैं तो जो डिफरेंट टैक्स लाइबिलिटी है उसको इंटरेस्ट के साथ में, जो कि अंडर सेक्शन 50 में लगता है, जीएसटी DRC 03 के थ्रू आप उसको पेड कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप अपने एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंस का, जो कि आपके कॉमन पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को आपको रिप्लाई करना है 7 डेज में नोटिस मिलने के बाद में। अब ये डिफरेंसेस जो हैं, जो डिफरेंसेस हमें बताए गए हैं जीएसटीआर 1 और 3बी आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटीआर 1 और 3बी आईटीसी का, इसको हम चेक कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, सो जो आपको DRC 01B आएगा आउटवर्ड सप्लाई के मिसमैच में, उसका पार्ट ए होगा, उसके अंदर आपको ये मिसमैच बताया जाएगा।
इसी तरीके से अगर आईटीसी से रिलेटेड मिसमैचेस है तो डीआरसी 01B के पार्ट ए में आपको बताया जाएगा। आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, इसका इंटीमेशन आप असेसिंग ऑफिसर को कैसे दोगे? तो इसका इंटीमेशन आप असेसिंग ऑफिसर को डीआरसी 01B में पार्ट बी के अंदर दोगे, और अगर आईटीसी रिलेटेड मिसमैचेस है तो डीआरसी 01C पार्ट बी में दोगे। फ्रेंड्स, अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आउटवर्ड सप्लाई के मिसमैच में सेक्शन 79 एप्लीकेबल हो जाएगा, और इनवर्ड सप्लाई के मिसमैच में 73 और सेक्शन 74 हो जाएगा। आपका सब्सिक्वेंट मंथ का जीएसटीआर 1 तो फाइल करने को मिलेगा ही नहीं, इसके अलावा ये सेक्शंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम समझते हैं सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को इन केस ऑफ आईटीसी मिसमैच। सेक्शन 73 बोलता है कि आपने आईटीसी को रॉन्गली अवेल्ड किया या यूटिलाइज किया, लेकिन उसके रीज़न नहीं है, ध्यान रखिए उसके रीज़न नहीं है, फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो सेक्शन 73 एप्लीकेबल होगा। बट आपने आईटीसी को रॉन्गली अवेल्ड किया और यूटिलाइज किया, और उसके पीछे जो रीज़न है वो फ्रॉड का है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का है, या विलफुल मिस स्टेटमेंट का है, तो सेक्शन 74 एप्लीकेबल होगा। अगर सेक्शन 73 एप्लीकेबल होता है तो इस केस में ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट के साथ साथ तो आपको देना ही है, उसके अलावा एक पेनल्टी भी लग सकती है 10% ऑफ आपका टैक्स का, या 10,000 रुपीज़ विच एवर इज हायर। लेकिन अगर आपका विलफुल मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड या सप्रेशन ऑफ फैक्ट है और सेक्शन 74 हो गया है, तो इंटरेस्ट के साथ साथ पेनल्टी भी आपको लगेगी, और ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 73 के केस में क्या है कि अगर नोटिस इशू होता है और उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप खुद जाकर अ, जो डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगर उसका पेमेंट कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो नोटिस इशू ही नहीं हुआ और कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर विलफुल मिस स्टेटमेंट और फ्रॉड का केस है तो उसके अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंटरेस्ट के साथ साथ 25% ऑफ पेनल्टी भी देनी होगी। फ्रेंड्स, 73 सेक्शन का जो नोटिस है, वो नोटिस जो है वो उसका एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की, उस ड्यू डेट के 3 ईयर्स के अंदर अंदर इशू हो सकता है, वेयर 74 के अंदर ये जो पीरियड है वो 5 ईयर है। फ्रेंड्स, ये 3 ईयर जब खत्म होंगे तो एटलीस्ट उसे 3 महीने पहले ये नोटिस हमको आना चाहिए, और ये 5 ईयर खत्म होंगे तो सेक्शन 74 के अंदर एटलीस्ट 6 महीने पहले हमको इस तरीके का नोटिस होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस नोटिस के आने से पहले ही सेक्शन 73 के अंदर इंटरेस्ट के साथ में डिफरेंशियल टैक्स को पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर फ्रॉड का केस है और इस नोटिस को आने से पहले ही आप 15% पेनल्टी के साथ में इसका पेमेंट कर देते हो तो आपको फिर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। वेयर एज सेक्शन 79 जो कि आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी के केस में आएगा, उसके अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर आपसे ये डिमांड कर रहा है, अगर उसी के किसी और स्पेसिफाइड ऑफिसर के पास में आपको कुछ अमाउंट देना है तो वो बोल सकता है उस पर्टिकुलर ऑफिसर्स को कि ये अमाउंट आपको नहीं दिया जाए। इसी तरीके से अगर किसी अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर के पास में आपके गुड्स है तो वो बोल सकता है उस प्रॉपर ऑफिसर को कि इस गुड्स को सेल कर दीजिए और जितना टैक्स हमारे को बनता है वो दे दीजिए। सेक्शन सी तो और भी आगे जाता है और वो बोलता है कि किसी भी पर्सन को, जिस पर्सन को आपको पैसा देना है, वो उन पर्सन को इंटीमेट कर सकता है कि इतना अमाउंट जो है टैक्स का गवर्नमेंट को पे करना है इस पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसकी जगह आप गवर्नमेंट को ये पैसा दीजिए। अगर ये इसका कंप्लाई नहीं करते हैं तो इनके ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। इस तरीके से एक छोटा सा नोटिस जो मिसमैच का है जीएसटीआर 3B का इन कंपैरिजन टू जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B से, अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करते हैं तो सब्सिक्वेंट मंथ की रिटर्न को फाइल नहीं करने के अलावा ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।